नमस्कार दोस्तों। भारत पर बहुत सारे राजाओं ने शासन किया, लेकिन मध्यकालीन भारत में एक ऐसी महिला सुल्ताना भी हुई है जिसने मध्यकालीन इतिहास में भारत के पन्नों पर अपने नाम को स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कर रखा है। अपनी कार्यकुशलता, अपनी व्यवहारिकता और प्रशासन में उसकी कूटनीतिज्ञता की दृष्टिकोण के कारण वो अजीमो शान शख्सियत के रूप में इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। मैं बात कर रहा हूं मध्यकालीन भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्ताना के बारे में। यह बात शुरू होती है सन 1206 में, जब मोहम्मद गौरी भारत में अपने जीते हुए राज्यों को, अपने प्रदेशों को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस लौट गया। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और उसने 1206 में दिल्ली की सत्ता और जो उसके प्रदेश उसके नियंत्रण में थे वहां पर अपने प्रभाव को बढ़ाना प्रारंभ किया। इसी दरमियान 1210 में पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई और उसके बाद में उसका पुत्र आराम शाह शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह में दूरदर्शिता और शासकीय क्षमता का अभाव था और ऐसी कंडीशन में कुतुबुद्दीन ऐबक के ही गुलाम इल्तुतमिश ने आराम शाह को गद्दी से हटाकर स्वयं सत्ता पर काबिज हो गया। इल्तुतमिश के 11 बेटे थे और रजिया उसकी बेटी थी। वो अपने बेटों में नासिरुद्दीन को सबसे योग्य मानता था। शासन, प्रशासन और सैन्य क्षमता के दृष्टिकोण से नासिरुद्दीन को वो सबसे योग्य और प्रशासन का दायित्व सौंपना चाहता था, लेकिन नासिरुद्दीन की एक असमय मृत्यु के कारण इल्तुतमिश था उसको अपने बाद में शासन प्रशासन के बारे में, किसको वो सत्ता का भार सौंपे, इसके बारे में वो चिंतित रहने लगा और ऐसी कंडीशन में वो रजिया पे ज्यादा विश्वास करने लगा। रजिया एक कुशल योद्धा थी, एक घुड़सवार थी, तीरंदाजी में पारंगत थी और इसके साथ साथ वो बड़े ब्रेव डिसीजंस लेने में भी बड़ी योग्य थी। शासन प्रशासन को बड़ी आसानी से, बड़ी किस तरीके से चलाना है, इसमें वो पारंगत हो गई थी। रजिया इल्तुतमिश के साथ में शासन प्रशासन में भाग लेती थी, उसके निर्णयों को समझती थी और जनता के अंदर किस प्रकार से निर्णयों को लागू करवाया जाए, किस प्रकार शासन पद्धति को लागू किया जाए, किस प्रकार निर्णयों को और अपने आप को जनता में प्रतिस्थापित किया जाए, इस बारे में वो ज्यादा सजग थी। इल्तुतमिश को भी लगता था कि रजिया उसकी सबसे योग्य उम्मीदवार है और उसने अपने इस बात को दरबार में कहा भी कि मेरे बाद में रजिया को इस सत्ता का वारिस समझा जाए। लेकिन वो एक ऐसा दौर था जिस समय एक महिला को एक सुल्ताना के रूप में, एक शासिका के रूप में, एक राजा के रूप में स्वीकार करना बड़ा कठिन हुआ करता था और वो भी मुस्लिम महिला। तो ये बड़ा ही एक ऐसा वैचारिक द्वंद्व हो गया उस सत्ता में, उस दरबार में, उन दरबारियों में कि उन लोगों ने इस बात को गैर मुनासिब समझा और इल्तुतमिश पर प्रभाव और प्रेशर डाला कि इस निर्णय को बदला जाए। ऐसी कंडीशन में इल्तुतमिश था, उसके ऊपर जो तुर्काने चहलगामी यानी कि एक एक व्यवस्था बना रखी थी इल्तुतमिश ने, क्योंकि वो गुलाम था और उसके साथ साथ और भी गुलाम थे, तो उसने गुलामों का एक एक ग्रुप बना रखा था। उन गुलामों के ग्रुप का क्या होता था कि उसका राजा पर या शासक पर नियंत्रण हुआ करता था और उसकी बात को लगभग लगभग माना जाता था। तो उस जो तुर्कान चहलगामी थी, यानी चालीसा दल जो बनाया था, उसने इस बात का बड़ा ही विरोध किया कि रजिया को किसी भी प्रकार से भाई सुल्तान बनाओगे तो ये इस बात का विरोध हो जाएगा और हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी कंडीशन में इल्तुतमिश ने अपने बेटे रुकमुद्दीन फिरोज शाह को अपने बाद वारिस नियुक्त किया गया। सन 1236 में इल्तुतमिश की मौत हो गई और उसके बाद में प्रारंभ हुआ सत्ता का संघर्ष और ऐसी कंडीशन में तुर्कान चहलगामी और अन्य दरबारियों के सहयोग से रुकमुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिया गया। अब देखिए सत्ता को किस प्रकार साधा जाता है, किस प्रकार समझा जाता है और यहाँ पर यदि फेल हो गया कोई तो सत्ता किसी की सगी नहीं होती, वो बहुत जल्दी बदल जाती है। रुकमुद्दीन फिरोज शाह दूरदर्शी नहीं था, आराम पसंद था, वो विलासी प्रवृत्ति का था और उसकी सत्ता जो उस समय थी वो उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में आ गई। शाह तुर्कान महत्वाकांक्षी महिला थी, कठोर महिला थी और तुनक मिजाज थी। उसने दरबारियों में षड्यंत्र की स्थितियां पैदा करनी प्रारंभ कर दी और अपने विरोधियों को अपने दरबार के अंदर जो एक षड्यंत्र वाला जो सीन है वो क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, लोगों में विरोध पैदा करना प्रारंभ कर दिया और अपने विरोधियों को मरवाना शुरू कर दिया। इससे दरबारियों में और वहाँ की जो जो अमीर कुल था उसमें एक प्रकार की ये भावना घर कर गई कि ये रुकमुद्दीन फिरोज शाह का शासनकाल बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है
और ऐसी कंडीशन में रजिया ने इस परिस्थितियों का लाभ उठाया। रजिया तमाम चीज़ों को सीख रही थी, समझ रही थी, सत्ता का उसको अनुभव था और उसने एक दिन 1236 में शुक्रवार वाले दिन प्रजा के सहयोग से सत्ता पर काबिज हो गई। दरबारियों का भी मौन समर्थन हो गया क्योंकि वो देख पा रहे थे कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह उतना काबिल लीडर नहीं है, उतना काबिल शासक नहीं है। रजिया 1236 में सुल्ताना तो बन गई, लेकिन उसके सामने कई चुनौतियां आ खड़ी हुई। रजिया के विरोधी नहीं चाहते थे कि कोई महिला हम पर शासन करे, किसी महिला की अधीनता को हम स्वीकार करें, कोई महिला हमको निर्देश दे। तो उन्होंने षड्यंत्रों का दौर, सत्ता के जो संघर्षों का दौर प्रारंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में रजिया के विवेक, उसकी दूरदर्शिता को समझना बहुत जरूरी है। रजिया ने अपनी चीज़ों को बदलना प्रारंभ कर दिया। उस समय जो उसका वजीर था, जो इल्तुतमिश के समय से था, जुनैदी एक जो उसका वजीर था, वो रजिया को नापसंद करता था, लेकिन रजिया ने अपनी कूटनीति से जुनैदी को परास्त कर दिया। रजिया ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ में अपनी नीतियों को लागू करना प्रारंभ कर दिया। उसने अपनी पर्दा प्रथा को त्याग दिया और कुबा और कुल्हा, कुबा एक प्रकार का एक कोट टाइप का होता है जो एक लंबा कोट जैसा होता है, और कुबा होती है टोपी। तो कुबा और कुल्हा यानी टोपी और उस लंबे चोगे वाले कोट को धारण करके दरबार में आने लगी और अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को मनवाने लगी। यहाँ उसने अपनी प्रशासन के अंदर अपनी सर्वोच्च बुद्धिमत्ता का प्रयोग भी किया। अब चूंकि जैसे ही रजिया सुल्ताना बनी तो वो एक वर्ग था जो इस बात से नाखुश था कि एक महिला हमारे ऊपर शासन करे, ये बात गैर मुनासिब और गैर वाजिब लग रही थी उनको। तो षड्यंत्र का दौर प्रारंभ हो गया, विद्रोहों की स्थितियां बनने लगी। जो उस समय अलग अलग इक्ता हुआ करते थे। इक्ता का मतलब होता है एक सूबा, और उस सूबे का जो मालिक होता था उसको इक्तेदार कहा करता था। तो वहां विद्रोह की कंडीशन बनने लगी। रजिया ने यहाँ अपनी कूटनीतिज्ञता का भरपूर प्रयोग करते हुए जो तुर्कान चहलगामी यानी 40 लोगों का जो दल था, जो तुर्क लोगों का जो दल था, जो महत्वपूर्ण पदों पर वही काबिज हुआ करते थे, उनके निर्णय ज़्यादा सर्वोपरि हुआ करते थे, उनका प्रभाव रहा करता था। तो उन लोगों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि ये कभी भविष्य में मेरे प्रति विद्रोह की भावना ना रखें और मुझको परेशान न करें, इसलिए उसने गैर तुर्की लोगों को भी शासन व्यवस्था में शामिल करना प्रारंभ कर दिया। और इसी का एक उदाहरण था याकूत। याकूत अबिसिनिया का नागरिक था। उसको रजिया ने अपने अपने प्रशासन के अंदर अमीर आखुर का पद दिया। अमीर मतलब एक बड़ा ऊंचा ओहदा हुआ करता था उस समय, और आखुर मतलब अश्वशाला प्रधान, यानी घोड़ों का जो प्रधान जो होता था उसको आखुर, अमीर आखुर कहा जाता था। और वो घोड़े उस समय की जो जो व्यवस्थाएं थी, सैन्य व्यवस्थाएं, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। यानी जो मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशन थी उस समय, जो प्रशासन में जो सैन्य क्षमता हुआ करती थी, उसमें अमीर आखुर का बड़ा ही महत्वपूर्ण दखल हुआ करता था। अमीर आखुर बनाकर याकूत को और अन्य गैर तुर्की लोगों को भी उसने प्रशासन में शामिल किया, जिससे मतलब एक प्रकार की ये भावना तुर्कानी लोगों में, या जो चालीसा दल में थी, ये फैलने लगी कि भाई ये तो गैर तुर्की लोगों को हमारे समकक्ष बिठा रही है, हमारे समकक्ष ला रही है। तो उनमें एक प्रकार की विद्रोह की भावना हो गई थी। ऐसी कंडीशन में जो षड्यंत्रों का दौर था वो एक प्रकार से फिर और तेजी से चलने लगा। याकूत को जैसे ही बड़ा पद मिला और धीरे धीरे वो रजिया के शासनकाल में प्रमोशन भी पाता गया, तो जो उसके जो दरबारी लोग थे उन्होंने इसके प्रेम संबंधों को लेकर बातें फैलानी शुरू कर दी। अल्तुनिया जो एक भटिंडा और पंजाब का एक इक्तेदार था, सूबेदार था, वो रजिया से विवाह करना चाहता था, लेकिन रजिया ने इसके लिए मना कर दिया। तो उसने भी याकूत के संबंधों को रजिया के साथ जोड़कर अनेक प्रकार की जो विद्रोह की साजिशों में ज़्यादा प्रमुखता से भाग लेना प्रारंभ कर दिया। उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और विद्रोह प्रारंभ कर दिया रजिया के खिलाफ। रजिया इस बात को लेकर नाखुश हुई और उसने पंजाब पर आक्रमण किया, पंजाब के उस अल्तुनिया पर अपनी सेना को लेकर चढ़ाई की। लेकिन यहाँ बीच में हुआ क्या कि जो रजिया के उसके जो मुख्य सैनिक थे, सिपह सलार थे, जो उसके जो सैन्य के प्रधान थे, उन लोगों ने रजिया से विद्रोह करके रजिया को बंदी बना लिया और अल्तुनिया के समक्ष पेश कर दिया। अब ऐसी कंडीशन में अल्तुनिया की बंधक बन गई रजिया। तो वहां पर भी रजिया की बौद्धिक क्षमता को समझना बहुत जरूरी है। ऐसी कंडीशन में जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, तब सत्ता को कैसे साधा जाता है, कैसे समीकरणों को ठीक बिठाया जाता है, ये रजिया के इस चरित्र से समझा जा सकता है। रजिया जेल में बंद थी, लेकिन उसकी बौद्धिक क्षमता और कार्य कुशलता बेहतर थी अन्य तमाम लोगों से। उसने तुरंत अल्तुनिया के प्रस्ताव को मान लिया और उससे विवाह करने को राजी हो गई। याकूत का तो ऐसा माना जाता है कि अल्तुनिया ने उस टाइम पर
हत्या करवा दी। और रजिया को जब कोई सहारा नहीं मिला, कुछ परिस्थितियों को अपने अनुकूल नहीं समझा, तो उसने अल्तुनिया के साथ में विवाह करके एक प्रकार से एक संयुक्त सेना का गठन किया। अब यहाँ पर जैसे ही रजिया पंजाब की तरफ मूव कर गई थी, तो उसके जो दरबारियां थे, उन दरबारियों ने बहरम शाह को अपना शासक घोषित कर दिया और दिल्ली की गद्दी पर काबिज करा दिया। अब जब रजिया को ये तमाम बातें पता चली, तो उसने अल्तुनिया के साथ मिलकर एक संयुक्त सेना बनाई और संयुक्त सेना के साथ में दिल्ली की सतह पर चढ़ाई कर दी। रजिया और अल्तुनिया की संयुक्त सेना और बहराम शाह जो दिल्ली की सतह पर काबिज हो गया था, उन दोनों के बीच संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में रजिया हार गई। और इतिहासकारों के अनुसार युद्ध के बाद में कैथल नामक स्थान पर रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई और बहराम शाह दिल्ली का शासक बना। यहाँ पर वो दौर था, तब सत्ता को बंटवारा इस बात पे किया जाता था कि ये इसमें मेरा लाभ, मेरा प्रतिशत कितना है, और इसके आधार पर ही चीजें तय हुआ करती थी। उन दिनों में जब महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं का एक शासक बनना कितना कठिन हुआ करता था, उस दौर में भी रजिया ने अपनी कुशलता से, अपनी जो विवेक से, बुद्धि से, दूरदर्शिता से और अपनी सैन्य योग्यता से उस दौर में अपनी प्रतिभा को, अपने समर्पण से, अपने समर्थन से, अपने सामर्थ्य को सिद्ध किया। और इसीलिए इतिहास में रजिया का नाम आज बहुत सम्मान और गरिमा के साथ लिया जाता है। रजिया को बहुत कम समय मिला, उसने अप्रोक्सीमेट 4 साल यानी 3 साल 6 महीने 6 दिन के करीब शासन किया और इस शासन काल के अंदर उसके खिलाफ षड्यंत्रों का एक बड़ा दौर, बड़ा लवाजमा इकट्ठा होता रहा। उसको बड़ी कुशलता के साथ में हैंडल किया, उसने अपने निर्णयों को लागू करवाया। एक महिला होने के बावजूद भी उसने उस दौर में अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने का पूरा प्रयास किया और वो सफल भी रही। इतिहासकारों के अनुसार रजिया के अंदर वो सारे गुण थे जो उस दौर में एक शासक के अंदर होने चाहिए, सिवाय स्त्री होने के। तो आज हमने बात की थी भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्ताना के बारे में। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विषय के साथ में। शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।